सभी विद्यार्थियों और मित्रों को नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 39 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज जिस विषय बिंदु पर हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं, उस विषय बिंदु का शीर्षक है 1857 ईस्वी का विद्रोह, स्वरूप, असफलता के कारण, परिणाम और प्रभाव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा व्याख्यान क्रमांक जो 38 था, जिसके माध्यम से हमने 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उस 1857 के विद्रोह का घटनाक्रम कैसे और क्यों प्रारंभ हुआ, उस विद्रोह के कौन से प्रमुख केंद्र थे और प्रमुख विद्रोही नेता जिन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया वो अलग अलग इलाकों में कौन थे। इसके अलावा ब्रिटिश सत्ता ने किस प्रकार से दमन चक्र चला करके और अपने सर्वश्रेष्ठ योग्य सेना नायकों के माध्यम से किस प्रकार से 1857 के विद्रोह का दमन किया, इसकी व्यापक पड़ताल हमने अपने व्याख्यान क्रमांक 38 के अंतर्गत की थी। आज का हमारा व्याख्यान क्रमांक 39 एक प्रकार से 1857 के विद्रोह का ये एक दूसरा भाग है, जिसके अंतर्गत आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 1857 के विद्रोह को हम किस रूप में देख सकते हैं, इसकी प्रकृति क्या थी, इसका स्वरूप क्या था और 1857 का जो एक व्यापक जन विद्रोह खड़ा हुआ जो सिपाहियों के असंतोष से प्रारंभ हुआ था और जिसमें काफ़ी उत्तर भारत और मध्य भारत का काफ़ी बड़े इलाके में उसने ब्रिटिश सत्ता के लिए जो चुनौती पेश की थी, ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण से भारतीयों को और जो सैनिकों ने जो ये 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया था, उस विद्रोह में उनको असफलता का सामना करना पड़ा। इसकी व्यापक पड़ताल आज के हम इस व्याख्यान में करने जा रहे हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि 1857 के विद्रोह के परिणाम क्या रहे, अर्थात उसके रिजल्ट के रूप में हम किन तथ्यों की बात कर सकते हैं, और साथ ही बात करेंगे कि 1857 के विद्रोह के दीर्घकालिक प्रभाव है वो किस प्रकार से महसूस किए गए, इसकी बात आज के हम इस व्याख्यान में करने जा रहे हैं। इस व्याख्यान को हम समझने के लिए कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम अपनी बात है उसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस विद्रोह का स्वरूप क्या था और इस विद्रोह के स्वरूप के निर्धारण से संबंधित जो विभिन्न पुस्तकों की रचना प्रख्यात विद्वानों के द्वारा की गई, वो प्रख्यात विद्वानों के द्वारा लिखित पुस्तकें कौन कौन सी थी और प्रख्यात विद्वानों ने इस विद्रोह के स्वरूप के बारे में अपनी लेखनी के माध्यम से किस प्रकार का लेखन कार्य किया। प्रथम बिंदु के अंतर्गत हम इसकी व्यापक पड़ताल करेंगे। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि 1857 के विद्रोह में भारतीयों की असफलता का कारण क्या था। तीसरे बिंदु के अंतर्गत हम 1857 के विद्रोह के परिणाम की बात करेंगे। चौथे बिंदु के अंतर्गत हम इसके दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में रोशनी है वो डालेंगे और पांचवें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात है वो होगी कि इस 1857 के विद्रोह के स्वरूप, असफलता के कारण, परिणाम और प्रभावों से संबंधित किस प्रकार के परीक्षा में प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों की प्रकृति है वो क्या हो सकती है, इसको हम पांचवें बिंदु के अंतर्गत हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा व्याख्यान है वो यहीं से प्रारंभ होता है, जिसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं 1857 के विद्रोह का स्वरूप और इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की पुस्तकों की जो रचना की गई उसके बारे में। 1857 का जो विद्रोह है, जैसा कि आप सभी ने पढ़ा भी है और लगातार 10th के बाद में 10th 11th और 12th में और उसके बाद में अगर ग्रेजुएशन में आपके पास इतिहास विषय रहा है और नहीं भी रहा है तो एक आम स्वीकृति है जो भारतीय जनमानस में 1857 के विद्रोह को लेकर के जो बनाई गई है, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की जिसमें प्रधानता रही है, वो अधिकांश लोगों का ये मानना है कि 1857 का विद्रोह है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था। ये भारत का एक प्रकार से स्वतंत्रता संघर्ष का ही हिस्सा था। लेकिन अगर मैं एकेडमिशियन दृष्टि से बात करूं, इतिहासकारों के लेखन की दृष्टि से बात करूं, तो 1857 के विद्रोह को लेकर के इतिहासकारों में कोई एक राय है वो नहीं बन पाई है कि इस विद्रोह को किस रूप में देखा जाए। और 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संदर्भ में, इसकी प्रकृति के संदर्भ में इतिहासकारों ने अपनी अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने अपने तर्कों के माध्यम से, अपने अपने तथ्यों के माध्यम से, उन्होंने तथ्यों की जिस रूप में व्याख्या की उनके माध्यम से उन्होंने 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में अलग अलग मतों का निर्धारण किया है। तो आज का हमारा जो ये प्रथम बिंदु है जिसके अंतर्गत हम 1857 के विद्रोह के स्वरूप को ही समझने जा रहे हैं। इसके बारे में बहुत सारे मत है वो प्रचलित है। जैसा कि मैंने कहा कि व्यापक तौर पर एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की अगर हम बात करें
तब तो 1857 के विद्रोह को एक भारत में एक बहुत ही वीरतापूर्ण कार्य के रूप में पढ़ाया जाता है और ये कहा जाता है कि यही वो विद्रोह था जिसने बाद में आने वाले राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष के लिए एक प्रेरणा का काम किया, जिससे रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना है वो 1857 के विद्रोह से निकली। 1857 के विद्रोह के कारण से रानी लक्ष्मीबाई है आज भी आम जो भारतीय महिलाओं को और भारत के जितनी भी जो छात्र और युवा पीढ़ी है उनको रानी लक्ष्मीबाई के वीरता और देशभक्ति के लिए जो उनका जो कार्य किया था उसको बड़े व्यापक तौर पर प्रचारित और प्रसारित किया जाता है। ऐसी बात तात्या टोपी के बारे में कही जाती है कि किस प्रकार से तात्या टोपी ने एक समय अंग्रेजों के दांत है वो खट्टे कर दिए थे। लेकिन राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, राष्ट्रवादी भावना अपनी जगह है, लेकिन इतिहास का दर्शन, इतिहास की लेखनी और इतिहासकारों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की पुस्तकों की जो रचना की गई, उस रचना के आधार पर बहुत सारे इतिहासकार हैं, उसमें ब्रिटिश इतिहासकार भी है, भारतीय इतिहासकार भी हैं। उन्होंने 1857 के विद्रोह को उस रूप में नहीं देखा जिस रूप में उसको भारतीय जनमानस में उसको बिठाया गया है। तो हम एक एक करके एक एक बिंदु की व्यापक पड़ताल करेंगे और मैं आपके ऊपर ये अंतिम निर्णय छोड़ूंगा कि आप 1857 के विद्रोह के स्वरूप में किस प्रकार के मत को अपनाएं। उसके पहले हम तर्कों से बात करेंगे कि 1857 के विद्रोह को क्या सैनिक विद्रोह कहा जा सकता है या राष्ट्रीय स्वाधीनता का प्रथम संघर्ष कहा जा सकता है। तो 1857 के विद्रोह को लेकर के विभिन्न प्रकार के मत प्रचलित हैं। सबसे पहले जो एक मत जो सबसे ज़्यादा प्रचारित किया गया है ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा, ब्रिटिश विद्वानों के द्वारा, उन्होंने कहा कि 1857 का विद्रोह सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था। 1857 का विद्रोह सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था। इस मत को सबसे ज़्यादा प्रचारित किया कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकारों के द्वारा, ब्रिटिश विद्वानों के द्वारा, ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा अपने ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए जब भारतीय जनमानस ने ब्रिटिश आर्थिक शोषण की जो चरम पराकाष्ठा पर वो पहुंच गए थे और उन्होंने भारतीयों का बेतहाशा शोषण किया था। भारतीय समाज का प्रत्येक वर्ग, चाहे वो दस्तकार हो, चाहे शिल्पकार हो, चाहे परंपरागत ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था हो या किसान हो, सभी अंग्रेजी शोषणकारी आर्थिक नीतियों से परेशान थे और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जब विद्रोह किया, लेकिन ब्रिटिश शासन के जितने भी विद्वान और इतिहासकार थे उन्होंने कहा चूंकि इस विद्रोह की शुरुआत और इसके मूल में सैनिकों का असंतोष है वो सबसे प्रधान भूमिका में था और सैनिकों के द्वारा ही इस विद्रोह की शुरुआत की गई। और ब्रिटिश विद्वान और इतिहासकार तो ये कहते हैं कि 1857 का विद्रोह सिर्फ चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग करने से नाराज होने वाले कुछ सिपाहियों का विद्रोह मात्र था, जिसमें भारतीय समाज के ज़्यादातर वर्ग की कोई हिस्सेदारी नहीं थी। ये केवल से एक छोटे से सिपाही वर्ग, पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के सिपाही भी नहीं, केवल कुछ सिपाहियों का एक समूह था जो केवल इतना स्वार्थी हो गया था, इतना अनुशासनहीन हो गया था कि उसने राज सत्ता के खिलाफ एक द्रोह करके इस प्रकार के विद्रोह को जन्म दिया। इसको किसी भी स्तर पर सिपाही विद्रोह से ज़्यादा नहीं माना जा सकता। ऐसी बात कर रहे हैं ब्रिटिश विद्वान, ब्रिटिश इतिहासकार। ब्रिटिश विद्वान और ब्रिटिश इतिहासकार जब ये बात कह रहे हैं तो उनकी बात कहना एक प्रकार से लाजमी है, क्योंकि ब्रिटिश विद्वान और ब्रिटिश इतिहासकार थे वो सिर्फ ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति से संबंधित ही लेखन कार्य करेंगे। वो ऐसी किसी भी तथ्य को इतिहास में शामिल नहीं करेंगे या इस उनके जब औपनिवेशिक साम्राज्य को एक सशक्त चुनौती भारतीयों के द्वारा दी गई और ऐसे लगने लगा कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का, अंग्रेजी सत्ता का अस्त हो जाएगा, लेकिन कुछ कारणों के चलते हुए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी सत्ता है उसको बचाई और 1857 के विद्रोह को फूट डालो राज करो की नीति के माध्यम से, अपने आधुनिक हथियारों के माध्यम से उस 1857 के विद्रोह का दमन कर दिया। लेकिन जब इतिहास के लेखन की बात आई और आम ब्रिटिश समाज में उस विद्रोह को जब प्रचारित किया गया तो ये कहा गया कि इसमें भारत के जनता के एक बहुत बड़े वर्ग की हिस्सेदारी नहीं हुई और ब्रिटिश विद्वानों और इतिहासकारों ने कहा कि सिर्फ सिपाहियों के कुछ वर्ग है उनके द्वारा यह विद्रोह किया गया। इस बात को प्रचारित करना ब्रिटेन के विद्वानों और इतिहासकारों के लिए इसलिए आवश्यक था ताकि वो भारत में
जो ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया था उसकी वैधता पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगे। वो इस लेखन के माध्यम से ये कहना चाहते थे कि भारत के बुद्धिजीवी वर्ग, भारत की मिडिल क्लास सोसाइटी और अधिकांश देशी रियासतों के शासकों ने अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन किया, उन्होंने इन असंतुष्ट सिपाहियों का साथ नहीं दिया। तो इससे ये साबित होता है कि समाज के ज़्यादातर वर्ग ने ब्रिटिश शासन को भारत में बने रहने के तथ्य को स्वीकार कर लिया था और भारतीय लोगों को ये लगता था, और ये सही भी था, ऐसा ब्रिटिश विद्वान और इतिहासकार कह रहे हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन है वो भारतीयों की भलाई के लिए है। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान में रख करके और ब्रिटिश की औपनिवेशिक नीतियां भारत के फायदे के लिए हैं, इनसे भारत के जनमानस में किसी भी प्रकार का आक्रोश पैदा नहीं हुआ है। ये तो कुछ सिपाहियों के वर्ग है जिन्होंने राजद्रोह कर दिया है, जो अनुशासनहीन हो गए हैं, जो एहसान फरामोश हो गए हैं, और उन लोगों ने अतिशय मांगों के कारण से एक विद्रोह कर दिया है, जिसको उन्होंने वो ज़्यादा अतिरंजना करके उसको प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने राष्ट्रीय मुक्ति की लड़ाई लड़ ली है, लेकिन ब्रिटिश विद्वान और इतिहासकारों ने बहुत सारे तर्क देकर के यह सिद्ध किया कि ये मात्र एक सिपाही विद्रोह था। और जिन ब्रिटिश विद्वानों की मैं बात कर रहा हूं उनमें जॉन के मेल्सन, फ्रेड रॉबर्ट्स, एडवर्ड टॉम्सन, जीटी गैरेट, सर जॉन सीले, जेम्स आउटरम, विलियम हावर्ड रसेल, लॉरेंस और ट्रेवेलियन ने इसे मात्र सिपाही विद्रोह ही माना है। लेकिन ब्रिटिश विद्वान और इतिहासकार जब भारतीय जनता के व्यापक असंतोष की जब अभिव्यक्ति 1857 के विद्रोह के रूप में होती है, ब्रिटिश विद्वान और इतिहासकार इसे एक सिपाही विद्रोह मान रहे हैं। उनका ऐसा करना लाजमी भी था और उन्होंने ऐसा किया ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए, ताकि भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ था उसको अन्य यूरोपीय शक्तियों के सामने उसकी वैधता को सिद्ध किया जा सके। लेकिन कुछ भारतीय विद्वान ऐसे भी थे जो तत्कालिक समय में थे, उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी या क्या वो सही उन्होंने लेखन कार्य किया कि जब कुछ भारतीय विद्वान भी ये कहते हैं कि ये एक मात्र सिपाहियों का विद्रोह था, सिपाहियों के विद्रोह से ज़्यादा इसको आम जनता का विद्रोह नहीं माना जाए, ये किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय स्वाधीनता की लड़ाई नहीं थी, ये किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय स्वाधीनता का संघर्ष नहीं था। तो कुछ भारतीय विद्वानों में जैसे सर सैयद अहमद खान, रमेश चंद्र मजूमदार, मुंशी जीवनलाल, मोइनुद्दीन और दुर्गादास बंदोपाध्याय जैसे भारतीय इतिहासकारों ने भी ये कहा कि ये एकमात्र सिपाही विद्रोह था, इसमें व्यापक जन सहभागिता नहीं थी, इसमें राष्ट्रीयता के तत्व नहीं थे, ये स्वाधीनता के संघर्ष के लिए नहीं लड़ा गया था। और जो सिपाही इसमें शामिल हुए थे और जिन सिपाहियों का साथ में कुछ लोगों ने साथ दिया था, उनके पास में कोई प्रगतिशील दृष्टिकोण नहीं थी। ये सिर्फ सिपाहियों की सेवा शर्तों से संबंधित, सिपाहियों में जो असंतोष पैदा हो गया था, जो ब्रिटिश सिपाहियों के बराबर जो भारतीय सिपाहियों को जो दर्जा नहीं दिया जाता था, उससे असंतुष्ट होकर के ही इन भारतीय सिपाहियों के एक समूह ने ब्रिटिश शासन की सत्ता के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह है वो खड़ा किया, जिसको किसी भी हालात में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा नहीं दी जा सकती। स्वाधीनता के संघर्ष की बात तो दूर है। तो न केवल ब्रिटिश विद्वान और इतिहासकारों ने, अपितु भारतीय विद्वानों जैसे सर सैयद अहमद खान की बात कर रहा हूं मैं, आरसी मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार, मुंशी जीवनलाल, मोइनुद्दीन और दुर्गादास बंदोपाध्याय भी इस 1857 के विद्रोह के बारे में कहते हैं कि ये एक सिर्फ सिपाही विद्रोह था। लेकिन चाहे ब्रिटिश विद्वान और इतिहासकार हो या भारतीय जो विद्वान और इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के बारे में जब ये कहा कि एक सिर्फ सिपाही विद्रोह था, तो एक प्रकार से 1857 के विद्रोह का इनके द्वारा सही मूल्यांकन नहीं किया गया, क्योंकि जो भी तथ्य और जो भी रिकॉर्ड और जो दस्तावेज जो प्रकाश में आए हैं उसमें हमने देखा कि भले ही सिपाहियों के असंतोष के कारण से एक इनिशिएट सिपाहियों के द्वारा लिया गया हो, सिपाहियों के द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई हो, लेकिन सिपाहियों के विद्रोह करने के बाद में आम जनता की इसमें जिन इलाकों में ये विद्रोह फैला वहां पर व्यापक भागीदारी हुई। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सैनिकों के माध्यम से ही स्थान स्थान पर विद्रोह किया। अवध में तो जब इस विद्रोह हुआ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, तो ये कहा जाता है और जैसे सरकारी दस्तावेज भी ये दिखाते हैं कि अवध की वयस्क आबादी का 3/4 यानी 75% वयस्क आबादी जो कि सैनिक नहीं थी, वो भी 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो गई थी। तो फिर हम इसे सैनिक विद्रोह ही क्यों माने? क्या हमने तथ्यों के साथ अनदेखी की है? ब्रिटिश विद्वान और इतिहासकारों की ये बात समझ में आती है, लेकिन जब भारतीय विद्वान और इतिहासकार ये कहते हैं
कि ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था, तो उन्होंने जानबूझ करके इस विद्रोह के महत्व को जानबूझ करके इसका कम मूल्यांकन किया है, इसकी महत्ता को कम करके रेखांकित किया है, उसको कम करके आंका है। इसको हम सिपाही विद्रोह से ये ज़्यादा था। अगर हम इसे राष्ट्रीय स्वाधीनता की लड़ाई भी नहीं कहे तो सिपाही विद्रोह से ज़्यादा था। और मई जून में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी, जैसा कि हमने इसके दमन चक्र और इसके विद्रोह की उत्तरोत्तर विकास के संदर्भ में देखा कि जब ब्रिटिश हुकूमत का नामो निशान एक प्रकार से मिट गया था, ब्रिटिश हुकूमत को ये एहसास ही नहीं हुआ कि उनके खिलाफ इतना बड़ा व्यापक जन विद्रोह खड़ा हो सकता है। वो सिर्फ सैनिकों के जो छिटपुट जो छावनियों में और बैरकों में जो सैनिकों के असंतोष प्रकट हो रहे थे, उनको ये पता नहीं था कि सैनिकों के असंतोष एक इतना व्यापक रूप ले लेगा और उसमें व्यापक जन समुदाय की भागीदारी हो जाएगी। और उत्तर भारत, मध्य भारत और गंगा यमुना के दोआब में जिस तरह का व्यापक जन सहभागिता इस विद्रोह में सिपाहियों के साथ देखने को मिली, तो हम ये कह सकते हैं कि ये विद्रोह सिपाही विद्रोह से ज़्यादा था, सिपाही विद्रोह से बढ़कर था। भले ही सिपाही विद्रोह, सिपाहियों के असंतोष से इस विद्रोह का प्रारंभ हुआ, लेकिन बाद में जब आम जन समुदाय की इसमें भागीदारी होगी, किसान है, दस्तकार है और कुछ इलाकों में तालुकदारों ने भी इसका साथ दिया, असंतुष्ट जो किसान वर्ग है वो विद्रोहियों के साथ मिल गया, उन्होंने सिपाहियों की मदद की, तो हम इसे एक सिपाही विद्रोह से ज़्यादा का दर्जा देना चाहिए। यही तथ्यों के साथ में सही न्याय संगत है वो निर्णय होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एक दूसरे प्रकार का मत है। इसमें एल.आर. रीच एक ब्रिटिश विद्वान और इतिहासकार रहते हैं। वो ये कहते हैं कि ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहने का तात्पर्य ये हिंदू और मुस्लिम रूढ़िवादियों का, उनके धर्माचार्यों के द्वारा जो उनको भ्रमित कर दिया गया था और जो ये फैला दिया गया था, उनके बीच में ये आशंका पैदा कर दी गई थी कि अंग्रेजी हुकूमत पूरे भारत को ईसाई धर्म में तब्दील करना चाहती है, सभी लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहती है, ईसाई धर्म में दीक्षित करना चाहती है। तो ऐसे रूढ़िवादी हिंदू समाज के लोगों के द्वारा और ऐसे रूढ़िवादी मुस्लिम समाज के धर्म प्रचार को, उपदेश को और धर्म गुरुओं ने एक षड्यंत्र किया भारत में ब्रिटिश सत्ता को विस्थापित करने के लिए। ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक उन्होंने बगावत की। तो एल.आर. रीच जैसा जो ब्रिटिश विद्वान और इतिहासकार ये कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं था, ये सैनिक विद्रोह भी नहीं था, ये आम जनता का विद्रोह भी नहीं था, ये राष्ट्रीय स्वाधीनता की भी लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये हिंदू और मुसलमानों के धर्मांधों का, यानी धर्म रूढ़िवादी लोगों का ईसाई धर्म के खिलाफ एक षड्यंत्र था। वो ईसाई धर्म में जिस प्रकार से लोग ईसाई धर्म की अच्छाइयों को अपना रहे थे, ईसाई धर्म के अच्छे मानवतावादी उपदेशों के कारण से प्रेरित होकर के बहुत सारे हिंदू और मुसलमान जो ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे थे, उस ईसाई धर्म की गति को रोकने के लिए हिंदू और मुसलमान धर्म के दोनों पक्षों के रूढ़िवादी धर्म गुरुओं ने और उपदेशकों ने इस तरह का काम किया कि ये इसके खिलाफ एक कंस्पायरेसी की, क्रिश्चियन रिलीजन के खिलाफ। ये क्रिश्चियन रिलीजन के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों के षड्यंत्र से ज़्यादा कुछ भी नहीं था 1857 का विद्रोह। ऐसी बात कर रहे हैं एल.आर. रीच। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि 1857 के विद्रोह में हिंदू और मुसलमानों ने एकजुट होकर के अंग्रेजी हुकूमत को, अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी, लेकिन उन्होंने कहीं भी ऐसे ईसाइयों को अपने आक्रोश का निशाना नहीं बनाया जो उनके जीवन की चर्या में सहायक थे, उनके दैनिक जीवन में आर्थिक रूप से सहायक थे, जो उनके शोषणकारी तंत्र से नहीं जुड़े हुए थे। तो एक प्रकार से ये कहना कि ये ईसाई धर्म के खिलाफ एक षड्यंत्र था, ये तथ्यों से अनदेखी करना है। तो हम इसे धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है वो किसी भी रूप में नहीं मान सकते। हालांकि एल.आर. रीच है वो कहते हैं कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक युद्ध से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। तीसरे एक ऐसे मत की बात कर लेते हैं जिसमें टी.आर. होम्स ब्रिटिश विद्वान और इतिहासकार हैं। वो ये कह रहे हैं कि 1857 का जो विद्रोह था वो बर्बरता और सभ्यता के बीच की लड़ाई थी। बर्बरता वो भारतीय जो समाज है, भारतीय जनमानस है, भारत की सभ्यता और संस्कृति को बर्बरता के प्रतीक के रूप में वो चिन्हित करते हैं। और पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रभुता भारत में स्थापित हो गई थी और उनको ये लगा था कि पाश्चात्य चिंतन, विचार, पाश्चात्य शिक्षा है, उसने भारत के लोगों में सभ्यता का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। भारत के लोगों को सभ्य बनाने का काम है वो प्रारंभ कर दिया गया। लेकिन जो रूढ़िवादी, जो हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग हैं, कट्टरवादी लोग हैं, पोंगापंथी लोग हैं, धर्मांध जो लोग हैं,
वो सभ्यता को यहाँ पर प्रचारित और प्रसारित होते हुए नहीं देखना चाहते थे, और वो बर्बरता की पूर्ण व्यवस्था को ही, सामाजिक और धार्मिक विसंगतियों को ही यहाँ पर लागू करना चाहते थे। और जब पश्चात सभ्यता और संस्कृति ने जब यहाँ पर सभ्यता का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया, तो एक प्रकार से बर्बर लोगों ने इसके खिलाफ प्रतिक्रिया की। तो टी.आर. होम्स तो ये कहते हैं कि सिर्फ ये बर्बरता और सभ्यता के बीच का एक संघर्ष था, जिसमें अंततः सभ्यता की जीत है वो होती है। इसी प्रकार का एक और मत आता है, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र के परिणाम की ये जो बात करते हैं सीधा के सीधा, वो करते हैं आउट्रम और टेलर। वो कहते हैं कि ये ईसाई धर्म के खिलाफ एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि जिस प्रकार से ईसाई धर्म के अच्छे विचार, अच्छे मानवतावादी मूल्य हैं, लोगों के जीवन को सभ्य बना रहे थे, लेकिन रूढ़िवादी लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं थी। तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया आउट्रम और टेलर ने। लेकिन 1857 के विद्रोह के जब हमने घटनाक्रम को देखा, तो ऐसे कोई साक्ष्य और चिन्ह नहीं मिलते, और ना ही ब्रिटिश जो उस समय अधिकारी थे, ब्रिटिश जो सैन्य कमांडर थे, ना उनकी डायरियों में ऐसे कोई नोट्स मिलते हैं जिनसे ये कहा जा सके कि ये ईसाइयों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी जो हिंदू और मुसलमानों ने रची थी। अपितु ये तो ब्रिटिश शोषणकारी सत्ता के खिलाफ एक चरम आक्रोश की परिणति थी। इसको हम इस रूप में देख सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं, जैसे कि पूर्णचंद्र जोशी जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, उन्होंने 1857 के विद्रोह पर अपनी लेखनी चलाई, और अपने लेखन के माध्यम से तथ्यों के आधार पर उन्होंने ये बात रखी कि 1857 का जो विद्रोह है सैनिक और किसानों का प्रजातांत्रिक गठजोड़ था, जिसमें सैनिक और किसानों की बराबर की भागीदारी रही। और ब्रिटिश शासन ने जो भारत में जो शोषणकारी आर्थिक नीतियां चलाई थी, उन शोषणकारी आर्थिक नीतियों का प्रभाव सैनिक और किसानों पर समान रूप से पड़ा, क्योंकि जो सैनिक थे वो भी अपने आप में वर्दीधारी किसान ही थे। और अवध के बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में जो सबसे ज़्यादा जो सैनिक थे वो अवध के किसान ही थे। तो सैनिक और किसानों का प्रजातांत्रिक गठजोड़ है जब हो गया, जब उन्होंने शोषणकारी अर्थतंत्र के खिलाफ आवाज उठाई, जिसकी परिणति है 1857 के विद्रोह के रूप में हुई। तो पूर्णचंद्र जोशी इसे कहते हैं प्रजातांत्रिक गठजोड़ के मानते हैं। प्रजातांत्रिक गठजोड़ किसे? जिसे सैनिकों और किसानों का। इसी प्रकार से शशि भूषण चौधरी हैं, वो कहते हैं, एक भारतीय विद्वान और इतिहासकार हैं, वो उन्होंने कहा कि सैनिक और असैनिक विद्रोह का संयोग था 1857 का विद्रोह। सैनिक का मतलब इसमें सैनिकों की भी भागीदारी थी, और ग्रामीण देहात वर्ग के आम लोग हैं जिनके जीविकोपार्जन के साधन है वो ब्रिटिश हुकूमत ने छीन लिए थे, उन दोनों के मिले जुले असंतोष का परिणाम है वो 1857 का विद्रोह था। इसी प्रकार का एक और मत है वो प्रचलित है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मुस्लिम नवाबों, हिंदू राजाओं का विशिष्ट वर्ग जैसे जमींदार, सैनिकों, विद्वानों और धर्मचारियों का एक मिला जुला आंदोलन था। ऐसी बात कहते हैं डॉक्टर ताराचंद। वो कहते हैं कि मुस्लिम नवाब जिनको सत्ता से अपदस्थ कर दिया गया था, हिंदू राजा जिनके विभिन्न प्रकार के विशेष अधिकारों पर प्रतिबंध है ब्रिटिश हुकूमत ने लगा लिया था, और परंपरागत शासकीय वर्ग जिसको उस परंपरागत शासन व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के विशेष अधिकार मिले हुए थे, लेकिन जब ब्रिटिश हुकूमत ने अपने आर्थिक शोषणकारी नीतियों के कारण से इन अपदस्थ जो परंपरागत शासक वर्ग को सत्ता से बेदखल कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय समाज से संपत्ति का दोहन करने लगे, तो इन जो अपदस्थ जो शासक वर्ग था वो फिर से अपनी पुरानी स्थिति पाना चाहता था, और जनता का असंतोष है उसके अनेक प्रकार के कारण थे। तो इस परंपरागत अपदस्थ शासकीय वर्ग ने जनता के असंतोष को एक प्रकार से संचित करके उसके अपने आक्रोश के रूप में 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। ऐसा मानने वाले हैं डॉक्टर ताराचंद। और पर्सिवल स्पीयर एक ब्रिटिश विद्वान है, इतिहासकार है, उनका कहना है कि राजनीतिक दृष्टि से 1857 का विद्रोह पुराने रूढ़िवादी भारत का अंतिम प्रयास था कि भारत में रूढ़िवाद की जो प्रथा है वो बरकरार रहे। अर्थात पर्सिवल स्पीयर ये कहते हैं कि पुराने रूढ़िवादी भारत का 1857 का विद्रोह एक अंतिम प्रयास था, जिसमें वो एक प्रकार से आधुनिकता की जो लहर है वो प्रारंभ हो गई थी। पश्चिम के जीवन मूल्य जो भारत के लोगों का जीवन परिवर्तन कर रहे थे, भारत में एक प्रकार से सभ्यता का जो प्रकाश फैल रहा था, उसको ये रूढ़िवादी लोग हैं वो पसंद नहीं करते थे, और वो रूढ़िवादिता के साथ ही भारत को आगे बढ़ाना चाहते थे, रूढ़िवादिता के साथ ही वो जीवन यापन करना चाहते थे। तो 1857 का विद्रोह है
जब अंग्रेजी हुकूमत ने भारत में कुछ उपयोगितावादी दृष्टिकोण से कुछ सुधार किए, समाज सुधार के प्रयास किए, भारत पर पश्चिम के प्रगतिशील मूल्यों से भारतीय लोगों को परिचय करवाना चाहा, उस दिशा में कुछ समाज सुधार के कानून भी बनाए, तो रूढ़िवादी भारतीयों ने इन चीज़ों को पसंद नहीं किया और उन्होंने अपने आक्रोश के माध्यम से ये निर्णय लिया, एक विद्रोह के माध्यम से ये निर्णय लिया कि हम ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे और पुराने रूढ़िवादी भारत को फिर से हम पुनः स्थापित करेंगे। तो पर्सिवल स्पीयर ने भी तथ्यों को बढ़ा चढ़ा करके गलत दिशा में उसका इंटरप्रिटेशन करके ये एक प्रयास किया, जिनमें उन्होंने कहा कि पुराने रूढ़िवादी भारत का एक अंतिम प्रयास था। इसी प्रकार का एक और मत है जिसमें मौलाना आजाद कहते हैं कि 1857 का विद्रोह जातीय और राष्ट्रीय था, परंतु धार्मिक नहीं। मौलाना आजाद जो बाद में भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता भी बनते हैं, उन्होंने भारत की जो राजनीतिक जागरण में बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने कहा कि 1857 का विद्रोह, नो डाउट, कोई इस चीज़ में बिल्कुल भी शक, शुबा और संदेह नहीं है कि इसकी प्रकृति जातीय थी, अर्थात, और दूसरा इसमें राष्ट्रता के तत्व भी थे, लेकिन इसको हिंदू और मुसलमानों का ईसाइयों के खिलाफ एक षड्यंत्र बताना ये गलत है। अर्थात ये धार्मिक नहीं था अपनी प्रकृति में, अपितु ये अपनी प्रकृति में राष्ट्रीय था, ऐसी बात कहते हैं मौलाना आजाद। कुछ हम बात करते हैं कि, लेकिन ये तो विभिन्न प्रकार के मत हो गए, लेकिन भारत में जैसा पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया गया और आज तक विद्यार्थी अमूमन मानते हैं, जो हिस्ट्री के विषय से बिल्कुल गहराई से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको हम एक समझ भारतीय की यही है कि 1857 का विद्रोह है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था, एक स्वतंत्रता की लड़ाई थी, अंग्रेजी हुकूमत को यहाँ भारत से जड़ से उखाड़ फेंकने का एक प्रयास था, जिसमें तात्या टोपी, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहब और कुंवर सिंह जैसे लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है वो अदा की। तो भारत 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का संघर्ष माना, ऐसे लोगों में जवाहरलाल नेहरू है, विनायक दामोदर सावरकर है, एस.एस. रिजवी है, और ब्रिटिश विद्वानों और ब्रिटिश इतिहासकारों में, ब्रिटिश पॉलिटिशियन में एकमात्र व्यक्ति थे बेंजामिन डिज़रेली, जिन्होंने ये कहा कि 1857 का विद्रोह भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता की लड़ाई का, इस साथ ही राष्ट्रीय स्वाधीनता का संघर्ष था। तो बेंजामिन डिज़रेली, जस्टिस मैकार्थी, जॉन ब्रूस नॉर्टन और विपिन चंद्रा जैसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि 1857 का विद्रोह न तो एक सैनिक विद्रोह था, न ही ये पुराने रूढ़िवादी भारत को वापस स्थापित करने का प्रयास था, न ही धर्माचार्यों का ईसाइयत के खिलाफ कोई संघर्ष था, अपितु ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतीय जनता की स्वतंत्रता की एक आवाज़ थी, भारतीय जनता के एक राजनीतिक जागरण की चेतना थी, जिसमें राष्ट्रीयता के तत्व है, प्रबलता से विद्वान है, जिसमें व्यापक जन समुदाय की भागीदारी हुई। ऐसी बात कहने वाले लोगों में जिन्होंने ये कहा कि 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था, ये स्वतंत्रता की लड़ाई थी, ये राष्ट्रीय अभिव्यक्ति थी, ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था, इस बात को मानने वाले लोगों में मैं एक बार फिर से इस चीज़ को रिमाइंड कर रहा हूँ कि जवाहरलाल नेहरू, विनायक दामोदर सावरकर, एस.एस. रिजवी, बेंजामिन डिज़रेली, जस्टिस मैकार्थी, जॉन ब्रूस नॉर्टन और विपिन चंद्रा जैसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि यह स्वतंत्रता का संघर्ष था। लेकिन मैं दो व्यक्तियों का विशेष तौर पर 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संदर्भ में जिक्र करना चाहूँगा। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 को और 1950 के आसपास जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जो स्वयं 1857 के विद्रोह को उन्होंने कहा कि यह स्वतंत्रता का संघर्ष था, तो उन्होंने 1857 के विद्रोह के साथ साथ भारत का आधिकारिक इतिहास लेखन के लिए आर.सी. मजूमदार को नियुक्त किया। आर.सी. मजूमदार के सामने, क्योंकि इतिहास लेखन की एक चुनौती है, वो पेश की गई और ऑफिशियल हिस्टोरियन के रूप में आर.सी. मजूमदार को नियुक्त किया गया। लेकिन आर.सी. मजूमदार की जो भारत सरकार के साथ कुछ अनबन हो गई और उन्होंने आधिकारिक इतिहासकार के पद से इस्तीफा दे दिया और आधिकारिक इतिहासकार के पद पर बाद में सुरेंद्र नाथ सेन है, उसको नियुक्त किया गया। सुरेंद्र नाथ सेन को नियुक्त किया गया तो सुरेंद्र नाथ सेन ने यह कहा कि 1857 का विद्रोह को इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि उसमें कितने देश के कितने हिस्से की भागीदारी, उसमें कितना जन समुदाय शामिल था, लेकिन लोगों ने जिस आधार पर और जिस उत्कंठा के साथ इस विद्रोह को अंजाम दिया, तो इसको राष्ट्रीय स्वाधीनता का संघर्ष माना जाना चाहिए। तो सुरेंद्र नाथ सेन, जिसको भारत सरकार ने अपना आधिकारिक इतिहासकार नियुक्त किया था रमेश चंद्र मजूमदार के बाद, तो उन्होंने कहा कि 1857 का विद्रोह ये स्वतंत्रता संग्राम था। लेकिन रमेश चंद्र मजूमदार कहते हैं कि तथाकथित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। रमेश चंद्र मजूमदार पर उस समय प्रेशर था कि इसको राष्ट्रीय स्वाधीनता के संघर्ष के रूप में लेखन कार्य करें, लेकिन रमेश चंद्र मजूमदार
को शायद जो तथ्य थे, जो तर्क थे और जिस तरह की उनकी इतिहास की दृष्टि थी और जिस तरह का घटनाक्रम हुआ था, उनके आधार पर शायद वो इस तरह की बातें हैं वो 1857 के विद्रोह के बारे में नहीं लिखना चाहते थे। इसलिए रोमेश चंद्र मजूमदार है वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं। बाद में सुरेंद्र नाथ सेन को भारत सरकार का आधिकारिक इतिहासकार है वो नियुक्त किया जाता है और वो सुरेंद्र नाथ सेन अपनी एक किताब में 1857 के विद्रोह को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के रूप में उल्लेखित करते हैं। लेकिन आरसी मजूमदार कहते हैं कि ना तो ये राष्ट्रीय चेतना की लड़ाई थी, ना ये स्वतंत्रता संघर्ष था और ना प्रथम था। 1857 के विद्रोह के बारे में एक और बात है कि विनायक दामोदर सावरकर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि 1857 का विद्रोह है भारत की आजादी की लड़ाई का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था। तो भारत की आजादी की लड़ाई का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष मानने वाले जो व्यक्ति थे वो थे विनायक दामोदर सावरकर। बाद में जवाहरलाल नेहरू भी ऐसी बात कहते हैं और एसएस रिजवी, बेंजामिन डिसरेली, जस्टिस मैकार्थी, जॉन ब्रुस नॉर्टन और विपिन चंद्रा, इस श्रेणी के जो भी विद्वान, लेखक और इतिहासकार हुए हैं, पॉलिटिशियंस हुए हैं, उन्होंने कहा कि 1857 का विद्रोह है वो स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष था। हमने विभिन्न प्रकार के मतों को देखा, लेकिन अगर हम तथ्यों का बारीकी से विश्लेषण करें तो अगर हम ये कहें कि किसी भी विद्रोह को केवल इस आधार पर हम राष्ट्रीय मानने से इनकार नहीं कर सकते कि उसमें व्यापक पूरे देश की एक साथ भागीदारी हो या सारे समुदाय, सारे उस समय तात्कालिक समय में रहने वाले देश के सभी निवासियों की उसमें सहभागिता हो। किसी भी विद्रोह को राष्ट्रीय मानने के पीछे ये कोई एक आधार नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने विद्रोह में शामिल हुए और जिन लोगों की जो सोच थी वो किस उद्देश्य के साथ शामिल हुए, उसके आधार पर उस विद्रोह के स्वरूप का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो 1857 के विद्रोह को हम ये कहें कि स्वाधीनता के संघर्ष की एक लड़ाई थी या उनके पास कोई प्रगतिशील दृष्टिकोण था या कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, तो यहाँ पर जब हम इतिहास के तथ्यों की परीक्षा करें 1857 के विद्रोह से संबंधित, तो एक एकेडमिशियन के नाते, एक हिस्टोरियन के नाते हमें इस बात से बचना होगा कि 1857 के विद्रोह को हम प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष माने। लेकिन यह सिपाही विद्रोह से एक ज्यादा भी था। अगर हम आधुनिक संदर्भ में कहें तो तब तो हम इसे राष्ट्रीय स्वाधीनता की प्रथम लड़ाई है वो नहीं मान सकते। लेकिन हम ये कहें कि यह सिर्फ एक सिपाहियों का विद्रोह था, तो सिपाहियों के विद्रोह से भी ज्यादा था। सिपाहियों के विद्रोह से भी ज्यादा था और इसमें आम जनता की भागीदारी हुई थी। और उत्तर भारत, मध्य भारत और इसके अलावा जो बिहार है, गंगा यमुना दोआब के बहुत बड़े हिस्से में इसने एक व्यापक जन विद्रोह का रूप ले लिया था। तो व्यापक जन विद्रोह का रूप लेने के कारण से ये विद्रोह है वो सैनिक विद्रोह से ज्यादा था अपनी प्रकृति में। लेकिन चूंकि इन लोगों का उद्देश्य है, जो इसमें जो लोग शामिल हुए थे और जो लोग नेतृत्व कर रहे थे, उन नेतृत्व करने वाले लोगों के अपने अपने अलग अलग उद्देश्य थे, जिसके कारण से उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक विद्रोह किया। उदाहरण के लिए बहुत सारे अपदस्थ जमींदार, तालुकदार या ऐसे जो बहुत सारे इलाकों में व्यक्ति थे जिनके जमींदारी अधिकार छीन लिए गए थे या जिनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, बहुत सारे राज्यों का अधिग्रहण कर लिया गया था। तो इस अधिग्रहण के फलस्वरूप उनके परंपरागत विशेष अधिकार है वो छीन लिए गए थे। तो ज्यादातर जो नेतृत्वकर्ता वर्ग था अलग अलग इलाकों में, जिसने चाहे सैनिकों के विद्रोह का नेतृत्व किया हो या आम जनता की जो सहभागिता है का जो असंतोष चरम पर था उसका नेतृत्व किया हो, नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनको किसी भी प्रकार से हम प्रगतिशील नहीं मान सकते, क्योंकि नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो उनके अलग अलग उद्देश्य थे। उन लोगों को यह लगता था कि अगर भारत में ब्रिटिश हुकूमत समाप्त हो जाएगी तो फिर से उनके परंपरागत विशेष अधिकार है वो वापिस है वो बहाल कर दिए जाएंगे। और इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण के रूप में यह भी देखा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह में जो एक जिसके नाम पर यह विद्रोह चलाया गया था वो थे बहादुर शाह जफर। और जो विद्रोही थे वो ये चाहते थे कि मुगल वंश की सत्ता को फिर से एक औपचारिक वैधता है वो प्रदान की जाए और मुगल जो बादशाह है पूरे देश के राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करें और उसके अधीन जिस प्रकार की जमींदारी जागीरदारी जो व्यवस्था थी और जिस प्रकार से शासकों को और परंपरागत कुलीन वर्ग को प्रतिष्ठित किया गया था उसी प्रकार की व्यवस्था को फिर से वो स्थापित करना चाहते थे, ऐसी उनकी मंशा थी। विद्रोहियों को सिर्फ एक चीज में कॉमन उद्देश्य था, उनका सिर्फ एक ही साझा शत्रु यानी ब्रिटिश हुकूमत का भारत में बने रहना। इसके अलावा उन सबका कोई एक साझा उद्देश्य नहीं था। उन सबके एक अलग अलग उद्देश्य थे। जो किसान हैं, जो आम व्यक्ति शामिल हुए, उनको लगता था कि अगर ब्रिटिश हुकूमत समाप्त हो गई तो एक प्रकार से उनका आर्थिक शोषण है उसकी प्रक्रिया है वो थोड़ी कम होगी।
लेकिन जो अपदस्थ जो जमींदार वर्ग है, तालुकदार वर्ग है या शासक वर्ग है, या शासक वर्गों के जो उत्तराधिकारी हैं, उनको लगता था कि ब्रिटिश हुकूमत के कारण से और उसकी जो साम्राज्यवादी भूखे के कारण से जो उनके विशेष अधिकारों पर चोट कर दी गई है, वो विशेष अधिकार है वो फिर से बहाल कर दिए जाएंगे। तो अगर हम इसके विद्रोह का नेतृत्व करने वाले लोगों की मंशा को देखें तो उनका कोई एक राष्ट्रीय उद्देश्य नहीं था। उनके पास इस विद्रोह के बाद में अगर उनको जीत हासिल भी हो जाए तो उन्होंने ऐसा कोई लेआउट नहीं बनाया था, कोई प्लान नहीं किया था कि इसके बाद में हम किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित करेंगे। एक प्रकार से फिर से वो पुरानी सामंतवादी व्यवस्था के डर्रे को लाना चाहते थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि उनमें उस प्रकार की कोई राष्ट्रीय सोच थी या कोई राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना चाहते थे, बल्कि वो फिर से पुरातन व्यवस्था को वापस लाना चाहते थे। परंपरावादी जो शासन व्यवस्था है, मुगल सल्तनत को फिर से स्थापित करना चाहते थे। इसलिए हम इसे जब राष्ट्रीय स्वाधीनता की लड़ाई कहें तो राष्ट्रीय स्वाधीनता की लड़ाई कहने से इसे बचा जाना चाहिए, लेकिन इसको सैनिक विद्रोह भी नहीं कह सकते। सैनिक विद्रोह से ज्यादा था जिसमें आम जनता की सहभागिता हुई थी। और इस विद्रोह को राष्ट्रीय कहने पर जो सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि जिन लोगों के द्वारा अलग अलग इलाकों में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया गया, उन लोगों की मंशा राष्ट्रीय हितों के प्रति नहीं थी, उन लोगों का कोई व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्य नहीं था, उन लोगों के पास कोई प्रगतिशील दृष्टिकोण नहीं था, उन लोगों के पास कोई उन्नत जीवन मूल्य नहीं थे, या पश्चिम के वैचारिक चिंतन या आधुनिक ज्ञान विज्ञान के तौर तरीकों से वो परिचित नहीं थे। वो सिर्फ अपने पुराने विशेष अधिकार जो उनसे छीन लिए गए थे, उन अधिकारों की फिर से बहाली के लिए वो ये लड़ाई लड़ रहे थे। किसानों का अलग हित थे, जमींदारों के अलग हित थे, अपदस्थ जो शासकीय वर्ग है उसके उत्तराधिकारियों के अलग हित थे, सबके अलग अलग हित थे। सिर्फ एक ही बात पर वो एक साथ हुए थे और वो थे कि उनका एक साझा शत्रु था, वो थी ब्रिटिश हुकूमत। तो हमें इस 1857 के विद्रोह को हमें राष्ट्रीयता के दायरे में रखने से पहले है इन तथ्यों की परीक्षा करनी होगी। तो विभिन्न प्रकार के तथ्यों को मैंने आपके समक्ष रखा। अब ये निर्णय आप पर है कि आप इस विद्रोह को किस प्रकार से रखेंगे। तो हमें एक बैलेंस नजरिया रखना चाहिए 1857 के विद्रोह के संदर्भ में। अब हम 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ प्रमुख पुस्तकें विभिन्न विद्वानों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई, तो हमारे लिए वो कुछ पुस्तकों की जानकारी होना आवश्यक है। ऐसी कुछ पुस्तकों की सूची है, वो मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। तो अशोक मेहता एक बहुत बड़े हिस्टोरियन रहे। अशोक मेहता ने 1857 के विद्रोह पर जिस पुस्तक की रचना की उसका शीर्षक है द ग्रेट रेबेलियन। इसी प्रकार आरसी मजूमदार की जैसा कि मैंने बात की कि भारत सरकार ने अपना आधिकारिक इतिहासकार नियुक्त किया था कि भारत के इतिहास लेखन के लिए, लेकिन 1857 के विद्रोह के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी भारत सरकार करवाना चाहती थी उसके खिलाफ थे आरसी मजूमदार। तो आरसी मजूमदार ने 1857 के विद्रोह पर एक पुस्तक की रचना की। उनकी पुस्तक का नाम है सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसी प्रकार सुरेंद्रनाथ सेन ने 1857 के विद्रोह पर जिस टाइटल से पुस्तक लिखी उस टाइटल का नाम है 1857। डॉक्टर एसवी चौधरी की ही एक पुस्तक है सिविल रेबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज। पीसी जोशी, इन्होंने केवल पुस्तक का संपादन किया था, ये संपादक थे, ये इसके ऑथर नहीं थे, और उन्होंने रेबेलियन 1857 नाम से एक पुस्तक लिखी। एरिक स्टॉक ने 1857 के विद्रोह से संबंधित जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक को उन्होंने शीर्षक दिया द पीजेंट्स एंड द राज। वीडी सावरकर, जिन्होंने 1857 के विद्रोह को पहली बार कहा कि ये भारत के आज़ादी का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था, और उन्होंने इसी नाम से ये किताब भी लिख दी। उनकी किताब का शीर्षक है द पीजेंट वार, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक है। तो 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संदर्भ में अलग अलग मत है। अलग अलग मत के संदर्भ में कुछ बातें हैं वो सही भी है, लेकिन अगर हम उनकी व्यापक परीक्षा करें तो हमारे सामने एक समग्र दृष्टि बन जाती है कि 1857 के विद्रोह को हम किस रूप में देखें। मैंने विभिन्न तर्कों की बात की है, विभिन्न तथ्यों की बात की है, उन विद्रोहियों का जो नेतृत्व कर रहे थे लोग उनकी बात की है, उनमें कौन सी चीज की कमी थी उसकी बात की है। अब ये निर्णय आप पर है। मैं आपको किसी एक फिक्स विचारधारा में नहीं बांधना चाहता। मेरा उद्देश्य है कि इतिहास जिस रूप में है, तथ्य जिस रूप में है, तथ्यों के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं की जाए, अपितु एक तर्कों के आधार पर एक सुस्पष्ट विचारधारा है वो विकसित की जाए। और यही मेरा आज के जितनी भी इंडियन हिस्ट्री सीरीज के जितने भी लेक्चर है
उसके संदर्भ में मेरा यही प्रयास है कि आपकी इतिहास के प्रति एक अच्छी समझ, एक अच्छी दृष्टि है वो विकसित हो। एक एकेडमिशियन की दृष्टि से, एक अच्छे यंग हिस्टोरियन की दृष्टि से आप में उस प्रकार की सोच और समझ है वो विकसित होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे। 1857 के विद्रोह की असफलता के बहुत सारे कारण थे। एक सबसे बड़ी बात तो यही थी कि 1857 के विद्रोह में सिर्फ इसको सभी वर्गों का समर्थन नहीं मिला। ज्यादातर देसी रियासतों के शासकों ने ब्रिटिश हुकूमत का इस विद्रोह के दमन में साथ दिया। बुद्धिजीवी वर्ग और मिडिल क्लास सोसाइटी है वो भी इस विद्रोह से दूरी रही, क्योंकि वो किसी भी प्रकार की हिंसा के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने के खिलाफ थे। उनका ये मानना था कि सबसे पहले हमें अपने सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के माध्यम से भारतीय समाज की विसंगतियों को दूर करना होगा। और क्योंकि पश्चिम के जो उन्नत जीवन मूल्य और प्रगतिशील सोच विचार के आधार पर जो पश्चिम के देशों का तेजी से आधुनिकीकरण हुआ है, पश्चिम के देशों ने जिस प्रकार से अपनी पूरी दुनिया में साम्राज्य स्थापित किया है, सबसे पहले हमें अपने समाज की विसंगतियों को दूर करना होगा और उनके बराबर उसी प्रकार की सोच के आधार पर पुरानी मान्यताओं को तिलांजलि देनी होगी और तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद के आधार पर अपने समाज को हमें सुधारना होगा। तो ये जो वर्ग था, मिडिल क्लास सोसाइटी, पश्चिमी शिक्षा प्राप्त वर्ग है, वो 1857 के विद्रोह से उसने किनारा किया। अगर शायद ये लोग हैं 1857 के विद्रोह में शामिल होते तो 1857 के विद्रोह को शायद एक प्रगतिशील दृष्टिकोण मिलता, उनकी एक स्पष्ट दृष्टि होती, उनमें एक राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि होती और उनके पास वो विजन होता कि अगर हम इस 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विजयी होकर के लौटते हैं तो इसके बाद में हम किस प्रकार के भारत की रचना करना चाहते हैं, हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की होगी। लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग, जो पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त वर्ग है, जिसमें पश्चिम के जो विज्ञानवाद, तर्कवाद और मानववाद में विश्वास करने वाला वर्ग है, वो इस विद्रोह से उसने अपनी दूरी बनाई और उस विद्रोह में उसने किसी भी प्रकार की सहभागिता नहीं की। दूसरे जितने भी स्थानीय देसी रियासतों के शासक थे, ज्यादातर उन्होंने अपना हित ब्रिटिश हुकूमत के भारत में बने रहने में देखा और उन्होंने इस विद्रोह के दमन में ब्रिटिश हुकूमत का भरपूर सहयोग और समर्थन किया। तो ब्रिटिश हुकूमत का जो सहयोग और समर्थन किया स्थानीय देसी रियासतों के शासकों ने, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए लॉर्ड कैनिंग तो यहां तक कहते हैं कि अगर इन देसी रियासतों के शासकों का हमें सहयोग और समर्थन नहीं मिलता तो भारत में 1857 ईस्वी में ब्रिटिश राज्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया होता। और सिंधिया की तो खुले मन से प्रशंसा करते हैं लॉर्ड कैनिंग उनके सहयोग के लिए। इसके अलावा इस विद्रोह का सीमित विस्तार है वो भी इसकी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण था। केवल हम कहें कि विंध्याचल पर्वतमाला के उत्तर के हिस्सों में ही इस विद्रोह का व्यापक प्रचार प्रसार है वो देखा गया और उसमें भी अगर हम पश्चिमी पंजाब देखें, जम्मू के इलाके में देखें, नॉर्थ ईस्ट के इलाके में देखें तो वो इस विद्रोह के प्रभाव से अछूता रहा। सिर्फ गंगा यमुना का दोआब है, अवध है, बिहार है और पूर्वी पंजाब के इलाके में और राजस्थान के कुछ इलाकों में इस विद्रोह का प्रभाव रहा, इस विद्रोह का प्रसार हुआ। तो अगर हम समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के दृष्टिकोण से देखें तो विद्रोह को क्षेत्रीय जो विस्तार हुआ वो बहुत सीमित क्षेत्र में हुआ, इसको एक व्यापक जन समर्थन है वो नहीं मिल पाया, जो इस विद्रोह की असफलता का एक बहुत बड़ा कारण था। और जैसा कि मैंने कहा कि साहूकार और बुद्धिजीवी वर्ग है उससे अलग रहा। साहूकार और बुद्धिजीवी वर्ग को यह लगता था कि उनका अभी ब्रिटिश हुकूमत का भारत में बने रहना उनके लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि इसके माध्यम से वो भारतीय समाज में जो सामाजिक और सांस्कृतिक विसंगति है उनको दूर कर पाएंगे। इनके सहयोग से उस तरह का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है भारत के लोगों में विकसित होगा और जब भारत के लोग बुद्धि के इस स्तर पर हो जाएंगे, जब अपने समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था की विसंगतियों को दूर कर लेंगे तो हम भारत के लोग हैं उनसे समानता के आधार पर राजनीतिक अधिकारों की मांग है वो कर सकते हैं। तो साहूकार और बुद्धिजीवी वर्ग है इससे अलग रहा और साहूकार वर्ग का तो पूरा जो हित है वो ब्रिटिश शासन के भारत में बने रहने पर टिका हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश शासन की शोषणकारी आर्थिक नीतियों को लागू करने में साहूकारों की बहुत बड़ी भूमिका रही। यह साहूकार वर्ग ही था जिसके माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी प्रभावशाली भू राजस्व नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया। इस विद्रोह की असफलता का एक और जो कारण था वो ये था कि अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता। अंग्रेजों के पास उन्नत आधुनिक युद्ध करने की जो शैली है वो विकसित थी, उनके पास आधुनिक हथियार थे, उनके पास तेज गति से और मारक क्षमता वाली बंदूकें थी, आधुनिक बंदूकें थी। लेकिन दूसरी ओर जो विद्रोही है उनके पास परंपरागत हथियार थे, वो लाठी है, भाटे है, आरे, कुल्हाड़ी के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को, ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने की सोची। जबकि ब्रिटिश हुकूमत के पास
उन्नत प्रणाली की तोपें थी, उन्नत किस्म की तोपें थी, आधुनिक राइफलें थी, जिनका सामना करना विद्रोहियों के लिए संभव नहीं था। और इसके कारण से अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता, यूरोपीय पद्धति पर आधारित उनका सैन्य प्रशिक्षण और अंग्रेजों के जो ब्रिटेन से आई उन्नत सैन्य टुकड़ियां, आधुनिक हथियारों के सहारे से उन्होंने परंपरागत हथियारों के माध्यम से युद्ध करने वाले भारतीय विद्रोहियों को आसानी से पराजित कर दिया। इसके अलावा कुछ भारतीय राज्यों के शासकों के द्वारा ब्रिटिश हुकूमत को सहायता दी गई, यह भी विद्रोह की असफलता का एक बहुत बड़ा कारण था। अगर भारतीय राज्यों के देशी रियासतों के शासक, अगर उनमें राष्ट्रीयता की भावना होती, अगर उनमें राष्ट्रीय चेतना होती और वो किसी एक साझे उद्देश्य के लिए लड़ रहे होते, तो शायद जैसा कि केनिंग ने कहा कि शायद वैसी ही घटना घट गई होती कि अगर इन भारतीय शासकों का सहयोग हमें नहीं मिला होता तो आज ही अन्य 1857 ईस्वी में ही भारत में से अंग्रेजी हुकूमत है उसका शासन समाप्त हो गया होता। लेकिन जितने भी भारतीय राज्यों के शासक थे, उन्होंने अपना हित और अपना भविष्य है वो ब्रिटिश शासन के भारत में बने रहने को लेकर के देखा, और इसलिए उन्होंने विद्रोहियों के खिलाफ जाकर के एक विदेशी सत्ता की मदद की इस विद्रोह के दमन में। इसके अलावा इस विद्रोह की असफलता का एक और कारण था, वो था केंद्रीय नेतृत्व की कमी। अर्थात इस विद्रोह के संचालन के लिए 10 सदस्यों की एक कमेटी अवश्य बनाई गई थी दिल्ली में, सैनिक समिति, जिसका प्रमुख है, सैनिक कमांडर है जनरल बख्त खान था। लेकिन इसके पास भी उस प्रकार का कोई प्रगतिशील दृष्टिकोण, कोई संगठन, कोई योजना और सभी विद्रोही नेताओं में आपस में समन्वय करने से संबंधित, सभी विद्रोही नेताओं में आपस में संदेश भेजने से संबंधित, रणनीतियों को साझा करने से संबंधित कोई सूचना तंत्र उपलब्ध नहीं था। अर्थात एक केंद्रीय नेतृत्व है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। वो 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों को खली, और जो 10 सदस्यीय जो कमेटी थी उसमें ज़्यादातर जो फैसले हैं वो सैनिक समिति के सदस्यों के द्वारा लिए जाते थे, और जो केंद्रीय जो समिति थी दिल्ली की सत्ता में जिसको प्रधान नेता बना दिया गया था बहादुर शाह जफर, जो कि 85 वर्ष की आयु का एक वृद्ध हो चुका था, स्वयं अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत था, स्वयं निर्णय लेने में हिचकता था और उसने बेमन से विद्रोहियों का नेता बनना स्वीकार किया। तो ऐसे केंद्रीय नेतृत्व से एक सशक्त ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ चुनौती पेश की जाएगी, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो केंद्रीय नेतृत्व की कमी थी, किसी भी प्रकार से विद्रोहियों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, उनके बीच में किसी भी प्रकार से सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हुआ, रणनीति को लेकर के कोई बात नहीं बनी कि किस प्रकार से विद्रोह का संचालन किया जाए, किस प्रकार से हम प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाएं, किस प्रकार की हमारी प्लानिंग हो और किस प्रकार से हम इस विद्रोह को आगे बढ़ाएं। इन सब बातों की इसलिए कमी आखिरी क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व की कमी है वो 1857 के विद्रोह में थी। इसके अलावा 1857 के विद्रोह में गुट परस्ती का भी बोलबाला था। जब भी तालुकदारों और जमींदारों को ब्रिटिश हुकूमत ने यह आश्वासन दिया कि आपको आपके पुराने अधिकार है वो लौटा दिए जाएंगे, देसी रियासतों के शासकों को यह कहा बाद में कि आपको दत्तक और गोद लेने के अधिकार को बहाल कर दिया जाएगा, बशर्ते आप इन विद्रोहियों का साथ नहीं दें, विद्रोहियों को दमन करने में आप ब्रिटिश हुकूमत का साथ दें। लेकिन उस समय के जो भारतीय समाज के जो विभिन्न जो स्वार्थी जो वर्ग थे, जिन्होंने कुछ स्वार्थों के कारण से विद्रोहियों का नेतृत्व करना स्वीकार किया था, जब ब्रिटिश हुकूमत से उनको उनके पुराने विशेष अधिकार बहाल करने का आश्वासन मिला, तो ये गुट परस्ती वाले लोग, स्वार्थी जो प्रकृति के जो लोग थे, जो अपने को ये कह रहे थे कि वो ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, जैसे ही उनको उनके अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी गई तो उन्होंने विद्रोहियों को बीच मझधार में छोड़ दिया, उनको मरने के लिए छोड़ दिया। बाद में जिनका आसानी से दमन, जिनको आसानी से मौत के घाट उतार दिया गया ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। और इस विद्रोह की असफलता के एक और कारणों की बात करूं, जैसा कि मैं कहता आया हूं कि प्रगतिशील दृष्टिकोण का अभाव था। पश्चिम में जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान की जो जीवन चेतना विकसित हो रही थी, उनका इन विद्रोही से कोई वास्ता नहीं था। और विद्रोहियों का वास्ता भी होता तो कैसे होता, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग है, मिडिल क्लास सोसाइटी, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो स्वयं इस विद्रोह से दूर रहा। वो हिंसक माध्यम से ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने के पक्ष में नहीं था। उनको लगता था कि अभी ब्रिटिश शासन का भारत में बने रहना भारत के भले के लिए होगा, और जब भारत के लोग अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विसंगतियों को दूर कर लेंगे तब जाकर के हम ब्रिटिश सत्ता से समानता के आधार पर स्वतंत्रता और जनतंत्र के मूल्यों की और अधिकारों की मांग है वो कर सकते हैं। तो 1857 के विद्रोह में प्रगतिशील दृष्टिकोण का अभाव था। यह इस विद्रोह की असफलता के लिए बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुआ। नई व्यवस्था उनके पास कुछ नहीं थी कि भविष्य के लिए हम कौन सी व्यवस्था के साथ रहेंगे, किस प्रकार की व्यवस्था को हम अपनाएंगे। राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। जो भी लोग उसमें जुड़े थे उनके अपने अपने स्वार्थ थे, वो किसी राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए नहीं लड़े, उनमें उस समय किसी राष्ट्रीय चेतना का विकास है वो नहीं हुआ था।
भारतीय समाज में उसी प्रकार की जाति प्रथा विद्यमान थी, भारतीय समाज में उसी प्रकार की रूढ़िवादी और धर्मांधता की सोच है वो विकसित थी। तो राष्ट्रीय चेतना के अभाव में आप ब्रिटिश सत्ता की जो उस समय पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ औपनिवेशिक सत्ता थी उसको चुनौती देने की सोचे तो ये कतई ही संभव नहीं था। तो ये इन विद्रोह की 1857 के जो विद्रोह हुए उसकी असफलता के कुछ कारण थे। अब हम बात कर लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के परिणाम कैसे रहे। परिणाम और प्रभावों को सामान्यतः एक ही माना जाता है। तो हम ये बात कर लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के परिणाम कौन कौन से हैं। 1857 के विद्रोह का जो परिणाम है जो हमारे सामने सरसरी तौर पर जो नज़र आता है वो ये है कि 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम 1857 के विद्रोह के बाद में है वो लाया गया। इसके तहत जो कंपनी के पास जो सत्ता थी वो कंपनी के पास से सत्ता को छीन करके ब्रिटिश क्राउन को सत्ता सौंप दी जाती है। अब आप देखिए कि यहाँ पर कोई औपचारिक रूप से जो सत्ता है वो कंपनी से सीधी ब्रिटिश क्राउन के पास चली जाती है। और 1853 ईस्वी के एक्ट में ये प्रावधान किया गया था कि वो जब तक ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश संसद चाहे तब तक ही कंपनी के पास में भारत की राजनीतिक शक्ति का अधिकार है वो बना रहेगा। तो 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम है वो जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता छीन करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली जाती है। केवल नाम का परिवर्तन हो रहा है, बाकी वही पूरी शोषणकारी आर्थिक नीतियाँ, वही प्रशासनिक नीति, वही न्यायिक ढांचा है वो बरकरार रखा गया। अर्थात केवल नाम का परिवर्तन हुआ और इसके अलावा हमें इसे ज़्यादा परिवर्तन के रूप में नहीं देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्राउन के हाथ में जब सीधी सत्ता आ गई तो प्रशासनिक नीतियों में, आर्थिक नीतियों में, न्यायिक ढांचे में या सिविल सेवा के संदर्भ में या पुलिस के संदर्भ में या आर्मी के संदर्भ में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया हो। तो इस 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम आया और इसके तहत से जो सत्ता है कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। ये इसका एक प्रमुख परिणाम रहा। इसके साथ ही जो 1784 के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से जो द्वैध शासन की व्यवस्था है वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को चलाने के लिए लागू की गई थी, वो 1858 के अधिनियम से उस दोहरी शासन की व्यवस्था का है वो अंत हो जाता है। और भारत के लिए जो पहले भारत का गवर्नर जनरल कहता था, जैसे ही क्राउन के हाथों में सत्ता स्थापित होती है तो गवर्नर जनरल है वो वायसराय के नाम में परिवर्तित हो जाता है। और वायसराय का मतलब होता है क्राउन का प्रतिनिधि, सीधा सीधा क्राउन का प्रतिनिधि। और भारत से संबंधित शासन के संचालन के लिए एक भारत राज्य सचिव के पद का प्रावधान किया गया और भारत राज्य सचिव को भारत से संबंधित प्रशासनिक मामलों को देखना था। भारत राज्य सचिव है वो ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य है वो होता था और इस ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य को भारत राज्य सचिव का दर्जा दिया गया और उसकी सहायता और सलाह के लिए 15 सदस्यों की एक एडवाइजरी काउंसिल है वो बनाई गई। और इस एडवाइजरी काउंसिल में भी आप देखिए कि 8 सदस्य है वो तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा मनोनीत हो लेते और 7 सदस्य है वो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नामित है वो किए जाने थे। तो एक प्रकार से कंपनी के प्रभाव को भी जब 1858 के बाद में, जिसे हम कह रहे हैं कि कंपनी के हाथ से सत्ता छीन करके क्राउन के हाथों में चले जाती है, लेकिन जो 15 सदस्यीय जो एडवाइजरी काउंसिल के गठन की बात की गई, उस 15 सदस्यीय एडवाइजरी काउंसिल में 7 सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा मनोनीत किए जाने थे। 1858 की घोषणा से दोहरा नियंत्रण है वो समाप्त हो गया और 1858 की घोषणा में भारतीय जनता का जो सहयोग लेने के लिए, भारतीय जनता को एक प्रकार से आश्वासन देने के लिए ये एक आश्वासन दिया गया और उसमें एक डिक्लेरेशन की गई कि भारतीय जनता के साथ अब नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सिर्फ ये एक डिक्लेरेशन थी कि भारतीय जनता के साथ नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात भारतीय लोग भी अब उच्च पदों पर अपनी योग्यता के आधार पर पद है वो पा सकते थे। ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन थी जिसको पूरी नैतिकता के साथ, पूरी सुचिता के साथ कभी भी लागू नहीं किया गया। लेकिन 1858 ईस्वी के अधिनियम में पहली बार ये कहा गया कि नस्लीय भेदभाव नहीं किया जाएगा और जितनी भी सिविल सेवा के पद है वो हम भारतीय भी अपनी योग्यता के बल पर पा सकेंगे। और इस बात को अमली जामा पहनाने के लिए 1861 ईस्वी में भारतीय जनपद सेवा अधिनियम बनाया गया और उसमें यह कहा गया कि अब लंदन में एक खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 1857 के विद्रोह में जिस प्रकार से सैनिकों के असंतोष से ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक व्यापक चुनौती पेश की गई, क्योंकि उस समय जितनी भी जो सेना थी उसमें ज़्यादातर उस सेना के 75% जो भाग था वो पूरी तरह से वो भारतीय सिपाहियों का था
और उसमें ब्रिटिश सिपाहियों की संख्या बहुत कम थी। तो अब सेना का नए सिरे से इस प्रकार से पुनर्गठन किया गया ताकि सेना में इस प्रकार से पुनः सैनिकों के असंतोष की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। तो सेना का व्यापक तौर पर पुनर्गठन किया गया और सेना को इस प्रकार से बांट दिया गया कि जाति और धर्म के आधार पर, इलाकों के आधार पर रेजिमेंटों का गठन किया गया। अर्थात सैनिकों के बीच में जो जिस प्रकार का भाईचारा व्याप्त हो गया था, उस भाईचारे को तोड़ने के लिए, क्योंकि 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को यह अलर्ट कर दिया था कि अगर भारत में लंबे समय तक बने रहना है तो हमें सेना के स्वरूप और गठन में परिवर्तन करना होगा। और भारत के लोग जाति और धर्म के प्रति बड़े सेंसिटिव है। तो जितनी भी सेना का पुनर्गठन किया गया 1858 के बाद, उसके बाद में यह तय किया गया कि जाति और धर्म के आधार पर रेजिमेंटों का गठन है वो किया जाएगा। और जाति और धर्म के जो भारतीयों के बीच में जो अंतर्विरोध है उसको इतना उभारा जाएगा कि इनमें कभी आपस में मेल जोल है या सद्भाव की भावना स्थापित नहीं हो पाए। अर्थात अंग्रेजों ने पूरी तरह से फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया इस 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप। तो सेना का पुनर्गठन किया गया। प्रशासन में स्थानीय तत्वों को शामिल करने के लिए 1861 ईस्वी में अधिनियम को लागू किया गया। अर्थात उसमें यह कहा गया कि भारतीय लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए जब कोई कानून बनाया जाएगा तो उसमें कुछ भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाएगा। इसकी हम बाद में अलग व्याख्यान में चर्चा करेंगे। विस्तार से हमारा एक अलग व्याख्यान होगा जिसमें हम बात करेंगे कि 1858 ईस्वी के बाद में किस प्रकार की प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियों में किस प्रकार से परिवर्तन किए गए ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। लेकिन हम यह परिणामों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारी थोड़ी चर्चा हो रही है इस संदर्भ में कि प्रशासन में स्थानीय तत्वों को भी शामिल करने की बात है वो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा की गई। और साथ ही ब्रिटिश हुकूमत ने यह तय किया कि सती प्रथा के रूप में जो अलग कानून बनाया था, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जो कानून बनाया गया था, जिसकी रूढ़िवादियों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी। और ब्रिटिश विद्वान, इतिहासकार और ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश सरकार ने भी यह माना था कि शायद भारत के लोग अपनी जातीय और अपने धार्मिक अंधविश्वासों के प्रति, अपनी धार्मिक रूढ़ियों के प्रति इतने संवेदनशील है कि ब्रिटिश हुकूमत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो विभिन्न प्रकार के समाज सुधार के कुछ एफर्ट्स किए गए, इसके कारण से भी लोगों में एक प्रकार से असंतोष था और उस असंतोष की अभिव्यक्ति 1857 के विद्रोह के रूप में देखने को मिलती है। तो उन्होंने अब यह सोच लिया कि भारत के किसी भी प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएंगे। अर्थात भारतीय लोग कितनी भी परंपराएं, रूढ़ी, अंधविश्वासों के साथ रहे, ब्रिटिश हुकूमत का, ब्रिटिश शासन का, ब्रिटिश सरकार का अब इससे कोई वास्ता नहीं रहेगा। तो परिणाम यह हुआ कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति है उसको प्रोत्साहन दिया गया। इस 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में, क्योंकि विद्रोहियों की हार हुई और ब्रिटिश सरकार है उसको निर्णायक है वो जीत हासिल मिली, लेकिन जैसे ही जीत हासिल मिली तो ब्रिटिश हुकूमत ने उस जो विद्रोह क्यों हुआ था उसके प्रत्येक पहलू का गहराई से पड़ताल किया और उसके आधार पर उसने अपनी प्रशासनिक नीतियों में, सेना के पुनर्गठन में, चाहे सिविल सेवा के संदर्भ में हो, चाहे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप करने या न करने की बातों, उनका व्यापक अध्ययन किया और उसी के आधार पर अपनी नीतियों का निर्धारण किया। अब हम बात कर लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के व्यापक प्रभाव की, यानी इसका दीर्घकालिक प्रभाव है वो किस प्रकार से देखा जा सकता है। तो अगर हम 1857 के विद्रोह के दीर्घकालिक प्रभाव की बात करें तो ब्रिटिश सत्ता और भारतीयों के बीच में जो अविश्वास है इस 1857 के विद्रोह के बाद है वो चरम सीमा पर पहुंच गया। अब ब्रिटिश सत्ता भारतीयों पर किसी भी प्रकार से भरोसा करने की स्थिति में नहीं थी। सैनिकों पर तो वो बिल्कुल भरोसा करने की स्थिति में नहीं थी, उन सैनिकों पर जो कि भारतीय सिपाही थे। इसलिए सेना का पुनर्गठन करने पर ध्यान दिया गया और भारतीयों के साथ एक नस्ली श्रेष्ठता के आधार पर व्यवहार है वो किया जाने लगा। भले ही ये कह दिया गया हो कि नस्ली आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन अब पूरी तरह से भारतीयों के साथ एक अलगाव की नीति का जो व्यवहार है वो किया जाने लगा इस 1857 के विद्रोह के बाद। अर्थात ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश अधिकारी वो भारतीयों पर अब किसी भी प्रकार का विश्वास करने की स्थिति में नहीं थे। तो 1857 के विद्रोह का दीर्घकालिक प्रभाव यही हुआ कि ब्रिटिश सत्ता और भारतीयों के बीच अविश्वास है वो चरम सीमा पर पहुंच गया और भारतीयों का भी ब्रिटिश सत्ता के प्रति अविश्वास है इसलिए चरम सीमा पर पहुंचा, क्योंकि जिस प्रकार से ब्रिटिश सत्ता ने विद्रोहियों का दमन करने के लिए अमानुषिक यात्राएं दी, बहुत सारे लोगों को गोलियों से उड़ा दिया गया, तोप के मुंह पर बांध करके उड़ा दिया गया और गांव के गांव जला दिए गए इस विद्रोह के दमन करने के लिए। तो भारतीय लोगों को ये लगा कि वो कभी भी ब्रिटिश सत्ता है उसके
तथाकथित मानववादी चरित्र पर वो भरोसा नहीं कर सकती। ब्रिटिश सत्ता है वो है जो दमनकार और शोषण का प्रतीक है। भले ही हमारा विद्रोह असफल हो गया हो, लेकिन हम इस सत्ता पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। ब्रिटिश सत्ता भी भारतीयों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थे और हम भारतीय भी अब ब्रिटिश सत्ता पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थे। तो दोनों के बीच का अविश्वास है वो चरम सीमा पर पहुंच गया। यही इस 1857 के विद्रोह का एक बहुत बड़ा दीर्घकालीन प्रभाव था जो देखने में मिला। इसके अलावा अगर दूसरे दीर्घकालीन प्रभाव की बात करूं मैं 1857 के विद्रोह की, तो ब्रिटिश सत्ता ने जातीय और धार्मिक अंतर विरोधों को बढ़ावा देने पर काम किया। उन्होंने एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम किया, हिंदू धर्म को मुसलमान धर्म से लड़ाने का काम किया। क्योंकि 1857 के विद्रोह में जिस प्रकार हिंदू और मुसलमानों ने आपसी एकजुट होकर के ब्रिटिश सत्ता को एक सशक्त चुनौती पेश की थी, उसने ब्रिटिश प्रशासन की, ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश हुकूमत की आंखें खोल दी। और उन्होंने 1857 के विद्रोह के बाद जिस रणनीति पर काम किया वो रणनीति थी फूट डालो और राज करो की नीति। अर्थात उन्होंने सबसे पहले हिंदू धर्म का पक्ष लिया, हिंदू धर्म के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन जब हिंदू धर्म के लोगों को आगे बढ़ाने के फलस्वरूप जब हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा राष्ट्रीय जागरण के काम को अंजाम दिया गया, तो बाद में फिर उन्होंने मुस्लिम धर्म और सर सैयद अहमद खान और बाद में अलीगढ़ स्कूल को पृथकतावादी की नीति पर चलने के लिए प्रेरित किया। मुस्लिम लीग की उनके द्वारा स्थापना करवाई गई। तो ब्रिटिश सत्ता ने भारत में जातीय और धार्मिक अंतर विरोधों को बढ़ावा देने का काम किया, भारत में पृथकतावाद की भावना पैदा की, ताकि वो लंबे समय तक भारत पर अपनी हुकूमत है वो कायम रख सके। और हिंदू और मुसलमानों के बीच के अंतर विरोध को तो इतना बढ़ा दिया गया कि जिसकी चरम परिणति के रूप में बाद में भारत का विभाजन है वो देखने को मिलता है। तो ब्रिटिश सत्ता ने जातीय और धार्मिक अंतर विरोधों को बढ़ावा देने की नीति पर काम किया, जिसे हम फूट डालो और राज करो की नीति के रूप में जानते हैं। ये इसका एक दीर्घकालिक प्रभाव था। इसके साथ ही ब्रिटिश सत्ता ने अब प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण के युग को प्रारंभ किया और उन्होंने कहा कि आज के बाद किसी भी क्षेत्र की विजय नहीं की जाएगी। देशी रियासतों के शासकों ने उनके लिए तूफान में बांध का काम किया था, इसलिए उनको एक सेफ्टी वाल्व के रूप में देखा। देशी रियासतों के शासकों की सत्ता को बरकरार रखना ब्रिटिश हुकूमत के लंबे समय तक दीर्घजीवी रहने के लिए आवश्यक था। और उन्होंने कहा कि अब भारत में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश पूंजी लगाई जाएगी, भारत में ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक शोषण किया जाएगा प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर, और भारत के धन की ज़्यादा से ज़्यादा है वो निकासी की जाएगी। अर्थात अब उन्होंने अपना जो उद्देश्य बना लिया वो बना लिया आर्थिक शोषण। इसके अलावा अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए 1857 के विद्रोह के दीर्घकालिक प्रभाव को, तो बाद में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, और बाद में जब क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन की शुरुआत हुई और अंग्रेजों को सशक्त चुनौती विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के माध्यम से पेश की गई, तो तात्या टोपी, रानी लक्ष्मीबाई है वो एक वीरता के प्रतीक के रूप में, एक नायकों के रूप में उभर करके आते हैं। और 1857 के विद्रोह को जो बाद के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, राष्ट्रीय स्वाधीनता के जो प्रमुख नेता थे, उन्होंने 1857 के विद्रोह से प्रेरणा ली और उन्होंने ही उसमें राष्ट्रीयता के तत्वों को खोजा, राष्ट्रीयता के तत्वों को आगे बढ़ाने का काम किया। तो भारत के बाद के दौर के जो राष्ट्रीय स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने वाले प्रमुख राजनेताओं के लिए, राष्ट्रीय राजनीतिक जागरण के लिए 1857 के विद्रोह ने एक प्रकार से प्रेरणा का काम किया। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपी को घर घर में एक वीर पुरुष, बहादुर नायक और देशभक्त के रूप में प्रचारित और प्रसारित किया गया। और महिलाओं से यह अपेक्षा की गई कि वो भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह व्यवहार बने। और बाद में सुभद्रा कुमारी चौहान ने तो इसके संदर्भ में पंक्तियां लिख करके रानी लक्ष्मीबाई को समकालीन भारत में भी एक वीरता और देशभक्ति की जीती जागती मिसाल के रूप में पेश किया। सुभद्रा कुमारी चौहान ही थी जिन्होंने ये लिखी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी की वीरता को और उसके देशभक्तिपूर्ण गाथा को जिस प्रकार से चित्रांकन सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया, और क्रांतिकारी आतंकवाद से संबंधित क्रांतिकारियों ने जो उनसे जो प्रेरणा ली, क्रांतिकारी नेताओं ने जो प्रेरणा ली, वो 1857 के विद्रोह ने उनको प्रेरणा देने के लिए, उनको ऊर्जा देने के लिए, ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए एक प्रेरणा देने का काम है, एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया 1857 के विद्रोह ने। तो ये 1857 के विद्रोह के दीर्घकालिक प्रभाव थे। दीर्घकालिक प्रभाव के रूप में अविश्वास, दोनों भारतीयों और ब्रिटिश के बीच में विश्वास बढ़ता है, जातीय और धार्मिक अंतर विरोधों को ब्रिटिश सत्ता के द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, आर्थिक शोषण की प्रक्रिया तीव्र होती है, धन का निष्कासन तेज गति से होता है, और साथ ही एक सकारात्मक बात यह होती है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए
जो एनर्जी का काम किया, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन जहाँ से सीख ले सकता था, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा देने वाले जो वीर नायक है, उनकी जो छवि है वो 1857 के विद्रोह के माध्यम से खोजी गई। तो इस प्रकार ये 1857 का विद्रोह था, जिसके स्वरूप की आज हमने बात की, जिसके हमने असफलता के कारणों की बात की, जिसके प्रभाव और परिणामों की आज हमने बात की। अब अगर इस टॉपिक से संबंधित किसी परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की बात करें तो यहाँ से काफ़ी संकल्पनात्मक प्रश्न है, यानी कॉन्सेप्चुअल बेस पर प्रश्न है, वो पूछे जाते रहे एग्जाम में। और यहाँ से ये भी कहा जा सकता है कि कुछ आपको पुस्तकों के नाम है वो दे दिए जाएंगे कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचनाकार कौन है, या किसने इसको सैनिक विद्रोह कहा, उन 4-5 व्यक्तियों के आपको नाम दे दिए जाएंगे। किसने सैनिक विद्रोह नहीं कहा, किसने राष्ट्रीय स्वाधीनता का प्रथम संघर्ष कहा, किसने इसे ईसाईयत के विरुद्ध षड्यंत्र कहा, किसने इसे ये कहा कि धर्माचार्यों की लड़ाई थी, किसने इसे भारतीय रूढ़िवाद का अंतिम प्रयास के रूप में चित्रित किया। तो इससे संबंधित, स्वरूप से संबंधित बात हो, या उसके परिणाम की बात हो, या उसके प्रभाव की बात हो, या सफलता के कारणों की बात हो, इससे संबंधित तथ्यात्मक और संकल्पनात्मक प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसी के साथ आज का हमारा जो ये व्याख्यान है वो यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर एक नए व्याख्यान के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँगा। तब तक इस पूरे व्याख्यान को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।